नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले आपको बताएंगे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन कर क्या रणनीति बनाई है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको दिखाएंगे दिल्ली में बिना बाढ़ के कैसे जेजे कॉलोनी नदी में तब्दील हो गई। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद आखिर क्या रणनीति तैयार की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। हरियाणा में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला और बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इसका ऐलान कर दिया। ऐसे में अब हरियाणा में इनेलो और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं इनेलो और बीएसपी के बीच सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो गया है। हरियाणा में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच गठबंधन तय हो गया है। दोनों ही दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसकी घोषणा खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। वहीं अपनी दूसरी पोस्ट में बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, इनेलो के प्रधान महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला आदि तथा बीएसपी के श्री आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व पार्टी के राज्य प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल की आज हुई प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई। इनेलो के साथ हुए गठबंधन पर अपनी तीसरी पोस्ट में मायावती ने लिखा, हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता व सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएंगे। इनेलो 53 और बीएसपी 37 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वहीं चंडीगढ़ में बीएसपी और इनेलो की संयुक्त प्रेस वार्ता में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इनेलो और बसपा का गठबंधन हो गया है। विधानसभा चुनाव में इनेलो 53 सीटों पर तो वहीं बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग प्रदेश में, तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप, आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटी, उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे, जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी।
इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। सरकार बनने पर अभय चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री। वहीं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा, इनेलो बीएसपी की हरियाणा में सरकार बनने पर अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इनेलो बीएसपी का गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, आगे भी सभी छोटे बड़े चुनावों में रहेगा। मैं मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। जी देखिए, जैसे आपको पहले बताया था, नहीं देखिए बिल्कुल पहले आपको जैसे बताया था कि जो गठबंधन जाता है वो दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे बल्कि जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी थैंक यू। और कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां हैं। अपनी उनकी कमियां दूसरी पार्टियों और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोग राजनीतिक जो रीजनल पार्टीज हैं उनको उभरने नहीं देती। तीसरी बार हुआ गठबंधन। हरियाणा के कुल 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इन दलों के बीच तीसरी बार गठबंधन हुआ है। सबसे पहले वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने एक और इनेलो ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2018 में इनेलो और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब फिर 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल साथ आए हैं। वहीं बीएसपी और इनेलो के गठबंधन पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में वोट कटुआ की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं पार्लियामेंट के चुनाव में भी बात कही थी, विधानसभा में भी ये बात है, और जो मैंने कहा वो सिद्ध हुआ कि सवाल हरियाणा का जहां तक है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटो को वोट नहीं देंगे लोग, कोई कितने गठबंधन कर ले। इसमें थोड़ा मैं आपको और कर दूं स्पष्ट, 0 पर 0 0 ही होता है। वोट काटो हो गए। जो बीएसपी को वोट परसेंट था 1.28% और इनेलो का था 1.74, टोटल हो गया 3.02। जमानत बचाने के लिए भी 1.6 चाहिए, 17%। इसलिए बीएसपी प्लस इनेलो इक्वल टू 100 पड़ा साफ। नहीं, ये मैं बता रहा, बीच में कोई नहीं है। वोट काटो होंगे, कोई जगह नहीं है हरियाणा में, और लोग संकट दे चुके हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वो बनाएंगे। दरअसल
बीएसपी सुप्रीमो मायावती और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला के बीच दिल्ली में 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के दौरान हरियाणा में गठबंधन करने पर सहमति बनी थी। बता दें कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी पर परंपरागत वोट बैंक है। फरवरी 2019 में बीएसपी ने इनेलो के साथ अपने लगभग 9 महीने पुराने गठबंधन को खत्म कर दिया था। ये गठबंधन ऐसे समय में टूटा था जब इनेलो हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। उस समय यह घटनाक्रम चौटाला परिवार में झगड़े के बीच हुआ था। देश के कई इलाकों में मानसून की बारिश ने कहर बरपा रखा है। एक तरफ यूपी और असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई का भी बारिश से बुरा हाल है। इस बीच देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जे कॉलोनी बिना बारिश के ही डूबने लग गई है। यहां बुधवार की रात इतना पानी भर गया कि सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। ये सब उस समय हुआ जब दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली मुनक नहर का बैराज टूट गया। मानसून की बारिश ने देश के कई इलाकों में तबाही मचा कर रख दी है। एक तरफ जहां यूपी और असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं इस बीच दिल्ली से खबर आई है कि मुनक नहर का बैराज टूटने से जे कॉलोनी जलमग्न हो गई। सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि काफी बड़े इलाके में पानी भरा हुआ है। पानी इतना भर गया है कि लोग यहाँ नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। गली रास्ते हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घर तक जाना हो तो इसी तरह डूब डूब कर जाना होगा। बाहरी दिल्ली के बवाना में अचानक पानी का कब्जा हो गया। लोग गहरी नींद में सो रहे थे और पानी उनके घरों की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही नींद खुली तो लोगों ने खुद को झीलों का शहर में पाया। मतलब रात हम सब सो रहे थे, हमें नहीं पता था भाई ये टूट जाएगी। तो आज तो कैसी तो कोई नौबत नहीं आई थी। तो इसके बारे में जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता मतलब देखभाल हैं, उन्होंने उसके बारे में बोला था। 2-3 बार उसकी वीडियो बना और नीचे इतना बड़ा मोखल होगा, उसमें पानी भरा है। पानी कहाँ निकल रहा है? पानी छोटे घर है, कहाँ जाएंगे हम बताओ? प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। तो अभी आप लोग क्या बाहर आप लोग सारा सामान लेकर आए? अभी लेके आए पे पड़ा और आधा रखा है, अभी कहाँ रखेंगे और आधा कैसे निकालेंगे? बच्चे देखेंगे सामान निकालेंगे। प्रशासन से कोई आया आप लोगों की मदद करने की? कोई नहीं आया। रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब हमें खबर मिली कि नहर का पानी का जो रास्ता है वो टूट चुका है और एकदम से सारा पानी आ गया। लोगों को मौका नहीं मिला अपने घर के सामान वगैरह निकालने के लिए। तो लोगों ने जल्दबाजी में क्या किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से निकलने की कोशिश करी और वहां जाने की कोशिश करी जहां पानी नहीं था। इसमें गलती प्रशासन की यह है कि आज से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले प्रशासन को बता दिया गया था कि नहर के पानी का जो सारी चीजें हो रही है खराब, क्योंकि वो चटक चुका था और भी सारे सिम्टम दिख रहे थे कि नहर आज नहीं तो कल नहीं तो टूटने वाली है। मगर प्रशासन ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक और न इस पर कोई कार्रवाई करी है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मिडिल क्लास लोग रहे, गरीब लोग हैं जिनके घर 12 गज के मकान है, यानी पाँव रखते ही जमीन खत्म हो जाती है और नीचे होज बने में उनमें होजों में पानी जा रहा है और मकान इतने कमजोर हो चुके हैं कि इसका कोई पता नहीं कि मकान किसका किस वक्त गिर जाए। तो ये प्रशासन की गलती है और अभी तक कोई यहाँ के लिए कोई भी विधायक वगैरह कोई नहीं आया। अभी यहाँ आना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए, लोगों की मदद। उधर जे कॉलोनी के जलमग्न होने की खबर ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सुबह हालात का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके की जे कॉलोनी पहुंची। तो अब हमने जो सारा पानी दूसरी सब ब्रांच में डाइवर्ट कर दिया है। तो आज शाम तक इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जिसमें हैदरपुर, बवाना और नोंगलोई, इसमें वाटर प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा। द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सारा पानी सीएलसी से ही जाता है, इसलिए जब तक सीएलसी में फ्लो रिज्यूम नहीं होता है तब तक द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अफेक्टेड रहेगा। इसलिए द्वारका में कल सुबह की भी पानी की सप्लाई अफेक्टेड रहेगी। हमें उम्मीद है कि कल शाम तक द्वारका में पानी की सप्लाई रिज्यूम हो जानी चाहिए। इस मुनक कनाल की दीवार टूटने की वजह से यहाँ से जो पानी है वो निकलकर बवाना के इलाकों में गया है। जे कॉलोनी में काफ़ी जगह पानी भरा है। अब पानी भरना बंद हो गया है क्योंकि हरियाणा से हमने पीछे से फ्लो बंद करा दिया था। अब वहाँ पर साइट पर दिल्ली की सारी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सारी एजेंसीज़ मिलकर अब पानी को पंप आउट कर रही हैं और ड्रेन्स में उनको पंप आउट किया जा रहा है। पानी का लेवल धीरे धीरे अब नीचे जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक बवाना जे कॉलोनी की भी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए।
वहाँ पर हमने पानी भरने की वजह से जो बिजली की सप्लाई है उसको काट दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूशन का बहुत सीरियस रिस्क रहता है। जैसे ही वाटर लॉगिंग ख़त्म होगी बिजली को रिस्टोर कर दिया जाएगा। हमारे विधायक जय भगवान उपकार जी वहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और वहाँ पर लोगों को जो भी सहयोग चाहिए वो हम दे रहे हैं। एक बार ये इमरजेंसी सिचुएशन पूरी हो जाए उसके बाद हम हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रॉपर इंक्वायरी भी करेंगे कि ये कनाल ब्रीच क्यों हुआ। हालांकि ऐसे ब्रीच के इंसिडेंट एक लास्ट ईयर भी हुआ था, सोनीपत के पास एक जगह दीवार ब्रीच हुई थी। तो एक बार ये एक प्रॉपर इंक्वायरी भी की जाएगी, एक बार ये पूरा रिपेयर का काम पूरा हो जाए कि इस ब्रीच का कारण क्या है। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की, हरियाणा इरिगेशन की पूरी टीम लगी हुई है जल्द से जल्द रिपेयर के लिए, और बवाना में एमसीडी, डीडी और दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की टीम्स लगी हुई हैं कि वहाँ से पानी को हटाया जा सके। थैंक यू। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जेजे कॉलोनी में पैदा हुए हालात पर एक्शन लिया है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुनक नहर की सीएलसी शाखा में बड़े पैमाने पर दरार को गंभीरता से लिया है। एलजी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वे इस मामले को दिल्ली के जल मंत्री और दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री के समक्ष उठाएं। एलजी ने अपने पत्र में लिखा, मुनक नहर के टूटने से बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे बवाना का जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गया। पानी भरने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, कई परिवार विस्थापित हो गए और लोगों में भय का माहौल है। यह नहर द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एकमात्र पानी की आपूर्ति करने का स्रोत है। इससे इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। मुनाक नहर के बैराज के टूटने की घटना ये दर्शाती है कि नहर की रखरखाव में लापरवाही बरती गई, जिसकी दिल्ली जल बोर्ड और हरियाणा सिंचाई विभाग के द्वारा समय समय पर निगरानी की जानी चाहिए थी। दरअसल मुनक नहर का रखरखाव हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के जिम्मे रहता है और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड इसकी देखरेख करता है। सामने आई दरार के बाद दोनों ही विभाग मिलकर इसकी मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। बरसात के मौसम में अक्सर जब जल का प्रवाह काफी ज्यादा तेज होता है तो मुनक नहर के कुछ जगहों पर दरार आ जाती है। ऐसे में उनकी तुरंत मरम्मत कर पानी आने की प्रक्रिया को फिर से सामान्य रूप से चालू किया जाता है। तो वहीं नहर टूटने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल का संकट हो सकता है। और भारतीय सेना का अपने 5 साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए कठुआ के बिलावर बदनौता में तलाशी अभियान तेजी से जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और पंजाब के डीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। जम्मू के कठुआ में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। इस बीच कठुआ में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी समेत कई अफसर शामिल हुए। दरअसल हाल ही में बीते 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। घात लगाकर सेना की गाड़ी पर किए गए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं इस हमले में 5 अन्य जवान जख्मी भी हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले पर विपक्ष हमलावर है और सरकार को निशाने पर ले रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उमर के बयान पर सियासत अब गर्मा गई है। वहीं घटना को लेकर कांग्रेस भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। बड़ी चीज ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए, और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा।
तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है इसको, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। ये सवाल आप बीजेपी से करिए ना। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है, और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा। ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था। ठीक है ना, अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं, और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐश व आराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जो है ज़्यादा। देखिए, ये 24वां आतंकी हमला है पिछले 7 महीने में जम्मू में, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है। हमारी सांत्वनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिनके जवान इस हमले में शहीद हुए हैं, जिनको चोट लगी है। और जम्मू में पिछले 4 महीने में ये चौथा बड़ा आतंकी हमला है। ये आतंकी हमला क्यों हो रहा है? ये जो बॉर्डर पार से आतंकवादी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान प्रोत्साहित करके भेज रहा है, उसको रोका जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देखिए, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? और एक जो पूरा का पूरा लैंडस्केप टेररिज्म का मैं चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, वो है कि ये जम्मू संभाग में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी, कल्पना के परे। लेकिन स्मरण करिए, बीते 6-8 महीने में कितनी बार ये सवाल, इन सवालों के जवाब हम दे चुके हैं। हर शहादत एक ट्रेल छोड़ के जाती है कहानी की। हमने और हमारी सरकार ने क्या किया है ना, श्रद्धांजलि दो, माल्यार्पण करो, और उसके बाद फिर भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना कि 370 के बाद नॉर्मैलिटी रीस्टोर, ये नॉर्मैलिटी के लक्षण है। जाके उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे गुजर गए। मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कमी है, कुछ इनएडिक्वेसीज है, जिसको या तो हमारे दिल्ली के बड़े लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या उस लेवल का चिंतन नहीं। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि आतंकी जम्मू कश्मीर में हुए विकास से बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं। घटनाएं दुखद हैं, घोर कष्टदायक हैं। हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश के वीर, शहादत देने वाले वीरों को हमारा नमन है। शहीदों के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना है। आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास हो रहा है, जो वहाँ पर शांति का वातावरण है, जो वहाँ के लोगों का भारत के लोकतंत्र पर अटूट विश्वास सामने दिखा है,
उससे बौखलाहट में है। आज आईएसआई और आतंकवादी संगठनों को सूझ नहीं रहा है, इसलिए वो लगातार हारी हुई लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई और लगातार पिछले दिनों में उन्होंने जहां आतंकवादियों के मंसूबों को असफल किया और आतंकवादियों को करारी चोट दी है, उससे आतंकवादी भयभीत होकर बौखलाहट में ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। आतंकवाद के समूल नाश के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्णतः वचनबद्ध है। एक भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत के नागरिकों पर हमला कर रहा बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को सुरक्षा बल कठुआ के बड़नौटा में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने पहले सेना के वाहनों पर ग्रेनेड फेंका और फिर फायरिंग की। यहाँ पहले हुए हमलों की तरह ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया। इलाके में रेकी के लिए स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। इन गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह दी थी। हमले को अंजाम देने के बाद इन स्थानीय गाइड ने आतंकियों को छिपने में भी मदद की थी। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।